अस्सलाम अलैकुम तलबा व तालिबात। आज के लेक्चर में हम तहक़ीक़ के एक निहायत अहम और हसास मौजू तहक़ीक़ में इंसानी और हैवानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ का मुताला करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इशाअती अखलाकियात और तहक़ीक़ी इशाअत से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारियों को समझा था। आज हम ये जानेंगे कि जब तहक़ीक़ में इंसानों और जानवरों को शामिल किया जाता है तो मुहक़्क़क़ की क्या अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हम इंसानी वक़ार, रज़ामंदी, राज़दारी, हसास तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ और हैवानात के साथ अखलाकी सलूक के उसूलों पर तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। तहक़ीक़ का मकसद इल्म में इज़ाफ़ा और इंसानी फ़लाह होता है, लेकिन अगर ये मकसद इंसानी या हैवानी हुकूक को नुकसान पहुँचाकर हासिल किया जाए तो ऐसी तहक़ीक़ अखलाकी तौर पर काबिल कबूल नहीं समझी जाती। इसीलिए जदीद तहक़ीक़ में हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह को बुनियादी अहमियत हासिल है। तहक़ीक़ में इंसानी हुकूक की अहमियत। इंसानी हुकूक से मुराद वो बुनियादी हुकूक हैं जो हर इंसान को महज़ इंसान होने की हैसियत से हासिल हैं। तहक़ीक़ में शरीक अफ़राद को इज़्ज़त, आज़ादी, राज़दारी और तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल होता है। एक मुहक़्क़क़ की ज़िम्मेदारी है कि वो तहक़ीक़ के दौरान शरीक अफ़राद के हुकूक का मुकम्मल एहतराम करे और उनकी जिस्मानी, ज़हनी और समाजी फ़लाह को यकीनी बनाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी तिब्बी तहक़ीक़ में मरीज़ों को शामिल किया जा रहा हो तो मुहक़्क़क़ ये नहीं कह सकता कि चूँकि तहक़ीक़ अहम है इसलिए शुरका की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हर फ़र्द को ये हक़ हासिल है कि वो तहक़ीक़ में शामिल होने या न होने का आज़ादाना फ़ैसला करे। इंसानी हुकूक का एहतराम तहक़ीक़ी अखलाकियात का बुनियादी उसूल है। इंसानी वक़ार और एहतराम। तहक़ीक़ में शामिल हर फ़र्द की इज़्ज़त और वक़ार का एहतराम करना ज़रूरी है। इंसानी वक़ार का मतलब यह है कि हर शख्स को एक बाइज़्ज़त और ख़ुद मुख्तार इंसान समझा जाए, न कि सिर्फ़ मालूमात हासिल करने का ज़रिया। फ़र्ज़ करें कि एक मुहक़्क़क़ ज़हनी दबाव के शिकार अफ़राद पर तहक़ीक़ कर रहा है। अगर वो इन अफ़राद से ऐसा रवैया इख्तियार करे जो उन्हें शर्मिंदगी, खौफ़ व ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करे तो ये इंसानी वक़ार की ख़िलाफ़ वर्ज़ी होगी। इसके बरक्स अगर वो एहतराम, हमदर्दी और हसासियत के साथ उनसे मालूमात हासिल करे तो ये अख़लाक़ी उसूलों के मुताबिक होगा। तहक़ीक़ में शरीक अफ़राद को कभी भी महज़ नमूना या अदाद-ओ-शुमार नहीं समझना चाहिए बल्कि उन्हें मुकम्मल इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए। बाख़बर रज़ामंदी। तहक़ीक़ में शामिल होने से पहले हर फ़र्द को मुकम्मल मालूमात फ़राहम करना और उसकी रज़ामंदी हासिल करना ज़रूरी है। बाख़बर रज़ामंदी का मतलब यह है कि शरीक फ़र्द को तहक़ीक़ के मकसद, तरीक़ाकार, मुमकिना फ़वाइद, मुमकिना ख़तरात और अपने हुकूक के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया जाए ताकि वो आज़ादाना फ़ैसला कर सके। मिसाल के तौर पर अगर एक मुहक़्क़क़ किसी नई दवा के असरात जांचना चाहता है तो इससे पहले तमाम शुरका को ये बताना होगा कि दवा किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसके मुमकिना फ़वाइद क्या हैं और मुमकिना ख़तरात क्या हो सकते हैं। इसके बाद अगर कोई फ़र्द अपनी मर्ज़ी से शिरकत पर आमादा हो तो उसकी रज़ामंदी मोतबर समझी जाएगी। अगर किसी शख्स को मुकम्मल मालूमात दिए बगैर तहक़ीक़ में शामिल किया जाए तो ये अख़लाक़ी उसूलों की ख़िलाफ़ वर्ज़ी होगी। रज़ामंदी की ख़ुसूसियात। रज़ामंदी सिर्फ़ एक दस्तख़त शुदा फ़ॉर्म का नाम नहीं बल्कि एक मुसलसल अख़लाक़ी अमल है। रज़ामंदी रज़ाकाराना होनी चाहिए, इस पर किसी किस्म का दबाव या लालच नहीं होना चाहिए और शरीक फ़र्द को किसी भी वक्त तहक़ीक़ छोड़ने का हक़ हासिल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी तालिब इल्म को ये कहा जाए कि तहक़ीक़ में हिस्सा न लेने की सूरत में इसके तालीमी नताइज मुतासिर होंगे तो ऐसी रज़ामंदी आज़ादाना नहीं समझी जाएगी। इसी तरह अगर शरीक फ़र्द तहक़ीक़ के दौरान अपना फ़ैसला बदल ले तो उसे बग़ैर किसी नुकसान के तहक़ीक़ से अलग होने की इजाज़त होनी चाहिए। राज़दारी और मालूमात का तहफ़्फ़ुज़। तहक़ीक़ में शरीक अफ़राद अक्सर अपनी ज़ाती मालूमात फ़राहम करते हैं। मुहक़्क़क़ की ज़िम्मेदारी है कि वो इन मालूमात को महफूज़ रखे और बग़ैर इजाज़त किसी दूसरे शख्स या इदारे के साथ शेयर न करे। फ़र्ज़ करें कि एक तहक़ीक़ में अफ़राद की तिब्बी मालूमात जमा की जा रही हैं। अगर मुहक़्क़क़ इन मालूमात को अवामी सतह पर ज़ाहिर कर दे या गैर मुतल्लिक़ा अफ़राद तक पहुँचा दे तो इससे शुरका की निजी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है।
इसीलिए तहकीकी मालूमात को महफूज रखना और शनाख्त को पोशीदा रखना इखलाकी तकाज़ा है। राजदारी सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एतमाद की बुनियाद भी है। अगर लोग अपनी मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन न रखें तो वो तहक़ीक़ में शिरकत से गुरेज करेंगे। कमज़ोर और हसास तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़। मुआशरे में बाज़ अफ़राद या गिरोह ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र, ज़हनी हालत, माशी हालात और समाजी हैसियत की वजह से ज़्यादा हसास समझे जाते हैं। इनमें बच्चे, बुज़ुर्ग, माज़ूर अफ़राद, ज़हनी बीमारियों के मरीज़, कैदी और बाज़ औक़ात मुहाजिरीन शामिल हो सकते हैं। ऐसे अफ़राद के साथ तहक़ीक़ करते वक्त इज़ाफ़ी एहतियात ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों पर तहक़ीक़ की जा रही हो तो सिर्फ बच्चे की रज़ामंदी काफ़ी नहीं होती बल्कि वालिदैन या कानूनी सरपरस्त की इजाज़त भी ज़रूरी होती है। इसी तरह ज़हनी बीमारी के शिकार अफ़राद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए उनकी फ़हम और रज़ामंदी का ख़ास ख़याल रखा जाता है। इख़लाक़ी उसूलों का तकाज़ा है कि कमज़ोर तबक़ात को किसी भी किस्म के इस्तेहसाल या नुकसान से महफूज रखा जाए। तहक़ीक़ में नुकसान से बचाव। तहक़ीक़ का एक बुनियादी उसूल ये है कि शरीक अफ़राद को हता अल-इम्कान नुकसान से महफूज रखा जाए। अगर तहक़ीक़ में किसी किस्म का जिस्मानी, ज़हनी या समाजी ख़तरा मौजूद हो तो इस ख़तरे को कम से कम करना मुहक़्क़क़ की ज़िम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी नफ़सियाती तहक़ीक़ में हसास सवालात शामिल हों जो शुरा में ज़हनी दबाव पैदा कर सकते हों तो मुहक़्क़क़ को ऐसे इंतज़ामात करने चाहिए जो उनकी मदद कर सकें। इसी तरह अगर तिब्बी तहक़ीक़ में कोई मुमकिना ख़तरा मौजूद हो तो उसकी मुकम्मल वज़ाहत शुरा को पहले से करनी चाहिए। तहक़ीक़ का फ़ायदा कभी भी इस हद तक अहम नहीं हो सकता कि इंसानी फ़लाह और तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाए। हैवानात पर तहक़ीक़ और इख़लाक़ी उसूल। बाज़ साइंसी तहक़ीक़ात में जानवरों को भी शामिल किया जाता है, ख़ुसूसन तिब, हयातियात और अद्वियात से मुताल्लिक़ मुतालियात में। अगरचे ऐसी तहक़ीक़ात बाज़ औक़ात ज़रूरी होती हैं, लेकिन जानवरों के साथ इख़लाक़ी सलूक करना भी लाज़मी है। हैवानात पर तहक़ीक़ करते वक्त इस बात का ख़याल रखा जाना चाहिए कि उन्हें गैर ज़रूरी तकलीफ़, दर्द अज़ियत ना पहुँचे। मुहक़्क़क़ को ये साबित करना होता है कि तहक़ीक़ के मक़ासिद अहम हैं और उन्हें हासिल करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल वाक़ई ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी दवा की हिफाज़त जांचने के लिए जानवरों पर तजुर्बा किया जा रहा हो तो जानवरों की देखभाल, खुराक, रहाइश और तिब्बी निगरानी के मुनासिब इंतज़ामात होना ज़रूरी है। हैवानी फ़लाह के उसूल। हैवानात पर तहक़ीक़ में एक अहम उसूल ये है कि जहाँ मुमकिन हो जानवरों के इस्तेमाल के मुतबादिल तरीक़े इख्तियार किए जाएँ। अगर जानवरों का इस्तेमाल नागुज़ीर हो तो उनकी तादाद कम से कम रखी जाए और उनकी तकलीफ़ को कम से कम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी तजुर्बे को जदीद कंप्यूटर नमूनों या तजुर्बागाही तरीक़ों के ज़रिए अंजाम दिया जा सकता हो तो जानवरों के इस्तेमाल से इज्तिनाब किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर जानवरों का इस्तेमाल ज़रूरी हो तो उन्हें गैर ज़रूरी दर्द और तकलीफ़ से बचाना मुहक़्क़क़ की ज़िम्मेदारी है। इख़लाक़ी निगरानी और मंजूरी। इंसानों और जानवरों पर मुश्तमिल किसी भी तहक़ीक़ को शुरू करने से पहले आम तौर पर एक इख़लाक़ी जायज़ा कमेटी से मंजूरी हासिल की जाती है। ये कमेटी तहक़ीक़ के तरकार, मुमकिना ख़तरात और हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लेती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तहक़ीक़ इख़लाक़ी उसूलों के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुहक़्क़क़ किसी अस्पताल में मरीज़ों पर तहक़ीक़ करना चाहता है तो उसे पहले मुताल्लिक़ा इख़लाक़ी कमेटी से इजाज़त लेना होगी। कमेटी इस बात का जायज़ा लेगी कि शुरा के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को मुनासिब तौर पर यकीनी बनाया गया है या नहीं। नतीजा। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि तहक़ीक़ में इंसानी और हैवानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत रखता है। इंसानी वक़ार, बाख़बर रज़ामंदी, राज़दारी, नुकसान से बचाव और कमज़ोर तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ी अख़लाक़ियात के बुनियादी उसूल हैं। इसी तरह हैवानात पर तहक़ीक़ करते वक्त उनकी फ़लाह, आराम और गैर ज़रूरी तकलीफ़ से बचाव को यकीनी बनाना ज़रूरी है। एक ज़िम्मेदार मुहक़्क़क़ हमेशा इल्म के हुसूल के साथ साथ इंसानों और जानवरों के हुकूक़ और फ़लाह को भी मुक़द्दम रखता है। अगला मौज़ू।
दानिश इल्म की तख्लीक और तहकीक के तरीक़े। अगले लेक्चर में हम दर्ज झैल मौज़ूआत का मुताला करेंगे। इल्म क्या है और उसके ज़राए क्या हैं, साइंसी और गैर साइंसी इल्म में फ़र्क, तहकीक की अक़साम, मसल तहकीक का इंतखाब, मफ़रूज़े की तश्कील, मुशाहिदा, तजर्बा और इस्तिदलाल की अहमियत, साइंसी तरकार के मराहिल। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इल्म की तख्लीक और साइंसी तहकीक के बुनियादी तरीक़ों को तफसील से समझेंगे।